नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर हॉस्पिटल की। तो आज के वीडियो में हम कंपनी को डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के बारे में कि कंपनी करती क्या है, कहाँ पे उसके हॉस्पिटल्स हैं, कौन सी वो सर्विसेज देती है, कितना उसका आरपोब है, कितने उसके ऑक्यूपेंसी रेट है, उस सब की बात होगी। फिर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे, जिसमें हम ग्रोथ रेट्स, कैश फ्लोज, डेट टू इक्विटी, उस सब की बात होगी। फिर हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के वैल्यूएशंस कहाँ पे हैं, क्या वो सस्ते हैं, क्या वो महंगे हैं, और इसको हम प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक और प्राइस टू अर्निंग तीनों के बेस पे एनालाइज करेंगे। फिर हम कुछ टेक्निकल्स देखेंगे कि आज के डेट में प्राइस ट्रेंड जो है वो किस तरह है, क्या वो ऊपर को जा रहा है, क्या वो नीचे को जा रहा है, क्या वो रिसेंटली वीक रहा है, क्या वो रिसेंटली सही रहा है, या इन फ्यूचर कहाँ पे वो जा सकता है, उसकी बात होगी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे की डेवलपमेंट्स की, जिसमें कि हम देखेंगे कि इन फ्यूचर कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या कर रही है और क्या क्या चीज़ें हैं जो करंटली कंपनी के पास ऑलरेडी हैं, जो कि इन फ्यूचर उनके मार्जिन्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। फिर हम बात करेंगे की रिस्क फैक्टर्स की, जो कि कुछ रिस्क फैक्टर एवरी बिजनेस में होते हैं, तो उसकी हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो इन फ्यूचर कंपनी की ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो करंट वैल्यूएशंस है या उनके जो करंट शेयर प्राइस है उसको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। फिर एट द एंड मैं कंपनी इस वीडियो को समराइज करूंगा, जिसमें मैं ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह से ओवरऑल हमें कंपनी लग रही है, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और वैल्यूएशंस के बेस पे, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सकेगा कि आज की डेट में कंपनी कहाँ पे बैठी है और इन फ्यूचर कंपनी कहाँ पे जा सकती है। और इसमें कुछ भी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है, और यहाँ पे जो भी है ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, और एट द एंड जो भी मैं समरी दूंगा वो मेरा व्यू है कि मेरा व्यू कंपनी पे किस तरह से है। अब उसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ और मैं सही भी हो सकता हूँ, इसलिए अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको अगर बेचना है तो वो भी आपकी मर्जी है, आपको रखना है वो भी आपकी मर्जी है, अगर आपके पास नहीं है आपने लेना है वो भी आपकी मर्जी है। मेरा काम है यहाँ पे आपको बताना कि इस स्टॉक में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या खराब चीजें हैं, और कौन सी इंप्रूवमेंट अगर होंगे तो वो अच्छे होंगे, और कौन से चीजें अगर होंगी तो वो खराब होंगी इन फ्यूचर, वो सब मेरा काम है आपको बताना। और उसके बेस पे अगर आपको कंपनी अच्छी लगे आप लें, अगर आपको अच्छी नहीं लगे आप नहीं लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए रेगुलरली मैं ऐसा कंटेंट लाता रहूंगा जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि एक स्टॉक को किस तरह से हम डिफरेंट एस्पेक्ट से एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता है कि रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स, तो बेसिकली ये बर्थ रिलेटेड या मदर्स और चिल्ड्रन का जो छोटे बच्चों की केयर होती है उसके रिलेटेड काम करता है, जो कि एक हाई वैल्यूड एडिड सेगमेंट है। और उस हाई रिस्क बर्थिंग में है ये, उसके बाद फिर लिवर ट्रांसप्लांट और जितने भी स्पेशलिटी सर्विसेज है उसमें ये कंपनी ऑपरेट करती है। तो इनका जो मेन नीश है वो है वुमेन्स केयर एंड पेडियाट्रिक केयर्स, जो कि छोटे बच्चों के जो बर्थ रिलेटेड जो भी शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस सबको कंपनी अच्छे से हैंडल करती है। उसके बाद देखें अगर कंपनी के आज के डेट में 22 हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस 9 इंडियन सिटीज़ एंड 5 क्लिनिक्स। उन्हीं सिटीज़ में किसी में, यहाँ पे अगर मैंने ये देखिए सिटीज़ का नाम दिया है कि हैदराबाद हो गया, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई। उसके बाद फिर ये सब जो कंपनी के मेन सिटीज़ है वहाँ पे कंपनी का हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद अगर हम ऑक्यूपेंसी रेट्स की बात करें, आज के डेट में ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट 52% है, जो कि मेरे हिसाब से कुछ कम है, क्योंकि नॉर्मली 60-65% के आसपास होती है हॉस्पिटल्स की। लेकिन इन्होंने रिसेंटली कुछ हॉस्पिटल्स एक्वायर भी किए हैं, उस वजह से जो इनके नए हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑक्यूपेंसी रेट आई थिंक अराउंड 44.3% के आसपास है, और जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ऑक्यूपेंसी अराउंड 55-56% के आसपास है। तो ब्लेंडेड जो इनकी 52% है, तो इसमें इंप्रूवमेंट होगा तो इनका आरपोब भी बढ़ेगा, जो कि आज के डेट में भी काफ़ी हेल्दी है। 57,000 के ऊपर का आरपोब है, और इनका सारा रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक बिजनेस से आता है। करंटली कंपनी के पास 4 डिफरेंट सेगमेंट है जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। तो पहला तो हॉस्पिटल सेगमेंट हो गया, फिर इनका रिटेल सेगमेंट है बटरफ्लाई एसेंशियल्स, जिसमें ये लाइक वुमेन्स के लिए और जो न्यूली बॉर्न चिल्ड्रंस है उनके लिए कुछ रिटेल प्रोडक्ट्स बेचते हैं बटरफ्लाई एसेंशियल नाम से। उसके बाद ब्राइट राइट और रोज वॉक भी इनका उनके 2 और ब्रांड है जिसके अंदर कंपनी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को ऑपरेट करती है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा हॉस्पिटल बिजनेस है, जो कि चाइल्ड केयर और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनकी केयर के लिए उसमें स्पेशलाइज्ड है। तो चलिए अब बिजनेस के बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटल्स में अगर हम देखें तो ग्रोथ की बात करेंगे हम, फिर मार्जिन्स की, फिर रिटर्न रेशियोज की, फिर हम कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की, और फिर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ से।
तो अगर हम पिछले 5 साल का देखें, तो पीक ग्रोथ इन्होंने किया था 2022 में, जहाँ पे 49% था, और उसके बाद ग्रोथ रेट नीचे को आया है। अब रिसेंटली पिछले 2 सालों में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी लंपी है, और अगर हम पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये देखिए कंसिस्टेंटली नीचे को गया ग्राफ। यहाँ पे 18.5% था दिसंबर 24 में, फिर 8.5 हुआ मार्च 25 में, फिर 6.9 हुआ जून 2025 में, और सितंबर में 6.5। तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ रेट ड्रॉप हुआ है, जो कि एक अच्छा सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हमें इतना अच्छा नहीं लग रहा है। काफ़ी लंपी ग्रोथ है पिछले 2-3 सालों में, और पिछले 2-3 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो चलिए अगर हम उसके बाद बात करते हैं पैट लेवल पे ग्रोथ की भी, तो यहाँ पे भी हमें सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर 2021 में और 2022 को हम इग्नोर कर दें, तो उसके बाद वॉलेटिलिटी फिर वही उसी तरीके की है। अब 21 और 22 को हम इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोविड ईयर था, और उसके बाद ये रिकवरी ईयर था। तो इसलिए यहाँ पे पहले डीग्रोथ था, फिर सडनली बहुत बड़ा जंप आया प्रॉफिटेबिलिटी में। ऐसा ही ट्रेंड अगर हम रेवेन्यू में भी हमें ऐसा ही देखने को मिला, और उसके बाद फिर देखिए ग्रोथ लगातार डिप की है। और अगर हम पिछले 4 क्वार्टर की बात करें, तो दिसंबर और मार्च में 10-10% का ग्रोथ था, फिर सडनली जून में एक पॉप आया 35.4% का, और फिर अगेन ये सितंबर में डी ग्रोथ हो गया। अगर हम बात करें जून में क्यों ये पॉप आया, तो फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो उनकी अगर हम स्क्रीनर में जाके देखते हैं, तो ये देखिए अगर जून में देखें, तो पिछले जून में 28% के मार्जिन थे, जो कि इस जून में बढ़ के 29% के हुए। तो पहला तो ऑपरेटिंग लेवल पे मार्जिन इंप्रूव हुए। उसके बाद फिर अगर हम देखें, तो पैट रेवेन्यू लेवल पे उतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ तो था नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ग्रोथ था। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें मेन इनका, यहाँ पे देखें अदर इनकम में, तो 12 करोड़ का अदर इनकम 20 करोड़ का हो गया, तो 8 करोड़ का इजाफा यहाँ पे हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें, तो टैक्स रेट भी इनका कम था। तो ये 2-3 फैक्टर की वजह से जून क्वार्टर में इनका सडनली बहुत बड़ा जंप आया था ग्रोथ में, लेकिन उसके बाद अगेन ये सितंबर में फिर से डी ग्रोथ हो गया। तो अगर हम बात करें पैट लेवल पे, तो पैट लेवल पे भी हमें उतना अच्छा ग्रोथ स्टेबिलिटी नहीं दिख रहा है। सेम रेवेन्यू के लेवल का ट्रेंड है उसके। यहाँ पे अगर हम देखें, तो कोविड से पहले अगर हम देखें, तो ये देखिए, तो 5 करोड़ 25, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डी ग्रोथ, फिर 31, 36, 45, 55। तो ये कंसिस्टेंट ग्रोथ था यहाँ पे 4-5 साल, और उसके बाद फिर ये लंपीनेस था। तो अगर ये लंपीनेस इन फ्यूचर रहता है, तो स्टॉक को चलने के लिए भी दिक्कत हो सकती है, और जो करंट शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये वॉलेटिलिटी खत्म होती है, थोड़ी स्टेबल ग्रोथ कंपनी दोबारा से 15-17-20% का ग्रोथ अगर कर पाती है, तो वो उनके शेयर होल्डर्स के लिए और कंपनी के लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। तो उसके बाद अगर हम पैट पैट के बाद अगर हम बात करते हैं मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स अगर हम देखें, तो 2025 के फुल ईयर मार्जिन 33% थे, और 5 साल का एवरेज 31.4% है। और अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर बात करें, तो जून में थोड़ा सा डिप हुआ था, लेकिन उसके अलावा मार्जिन जो है वो काफ़ी सॉलिड दिख रहे हैं। 31-32% के आसपास के मार्जिन दिख रहे हैं। तो मार्जिन्स में तो यहाँ पे कुछ खास प्रॉब्लम नज़र आता नहीं है। हालांकि कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट आज भी लो है, उसके बावजूद अगर कंपनी इस तरह के मार्जिन कर पा रही है, तो अगर ऑक्यूपेंसी रेट जो कंपनी का 52% का है, अगर वो 60 के आसपास जाता है, तो ये मार्जिन मे बी 35-36-40% तक भी पहुंच सकते हैं। अगेन आई डोंट नो कि पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। तो अगर वो ऑक्यूपेंसी रेट में भी अगर अराउंड आई थिंक 60-65% तक अगर कंपनी ले जा सकती है, तो इनके मार्जिन 35-36% को क्रॉस कर सकते हैं ये। क्योंकि अगर 52% पे इस लेवल के मार्जिन कंपनी कर पा रही है, तो उनकी जो सर्विसेज है वो काफ़ी स्पेशलिटी सर्विसेज है, जिसके लिए वो काफ़ी हायर प्राइस अपने कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं, इसीलिए वो इतना मार्जिन बना पा रही हैं। अदरवाइज अगर कोई और हॉस्पिटल अगर आप देखें, अगर वो इस ऑक्यूपेंसी रेट पे हो, तो उसके मार्जिन जो है वो अराउंड 20% के आसपास रहते हैं, 20 से 22% या उससे भी कम रहते हैं। तो ये दर्शाता है कि अगर कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ता है, तो इनके मार्जिन काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो सकते हैं। तो फिर अगर हम बात करें आरओई और आरओसी की, तो दोनों ही काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे डिप ज़रूर आया है। सेम एज अगर हम बात करें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में उतना अच्छा जो कंसिस्टेंसी है वो हमें देखने को नहीं मिली है। उसी वजह से इनका जो रेवेन्यू है, और सॉरी इनका जो आरओई और आरओसी है, उसमें भी हमें थोड़ा सा डिप नज़र आ रहा है। हालांकि आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अगर हम आरओई और आरओसी की बात करें तो। और लेकिन ये इन फ्यूचर इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर कंपनी का जो एक्सपेंशन है
वो आता है और उसके साथ जो कंपनी का ऑक्यूपेंसी रेट है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, तो ये जो आरओई और आरओसी आपको दिख रहा है तो यहाँ से थोड़ा और इसमें डिप देखने को मिल सकता है। अगेन होगा कि नहीं होगा नो वन नोज, लेकिन ये एक प्रोबेबिलिटी जरूर है यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें कैश फ्लोज की, तो कैश फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोवेस्ट इनके थे 2022 में, जो कि 72% का कन्वर्जन था। उसके अलावा किसी भी साल 72% से नीचे नहीं गए। 74%, 80%, 81%, 86%, और पिछले 5 साल का एवरेज 78.43%। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सॉलिड कैश फ्लोज कंपनी कर रही है। तो फिर अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट फ्री है कंपनी, तो यहाँ पे कुछ एनालिसिस करने की जरूरत है नहीं। पिछले 2022 से लेके अभी तक कंपनी नेट डेट फ्री चल रही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो में डेट फ्री है कंपनी। अगर हम बात करें इनके उसकी आरओई और आरओसी की, वो भी स्ट्रांग नजर आ रही है। और तो सिर्फ जो प्रॉब्लम नजर आता है वो हमें नजर आ रहा है इनके रेवेन्यू और पैट ग्रोथ में, जो कि काफी लंपी है। लेकिन अगर उसमें स्टेबिलिटी आती है तो फंडामेंटल्स कंपनी के बिंदास हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फंडामेंटल्स में किसी भी एंगल से। फिर अगर हम बात करते हैं वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस थोड़ा सा महंगे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये स्टेबलाइज हो रहे हैं। अगर हम बात करें इनके, आई थिंक ये देखें, तो अगर हम बात करें पिछले 3 साढ़े 3 साल के एवरेज की, क्योंकि कंपनी लिस्ट हुई थी 22 में, अब मई 22 में, तो 3.5 साल हुए हैं। तो लोवेस्ट अगर पीई देखें तो 40 पे ट्रेड किया है, और आज की डेट में अगर हम देखें ये 53.8 पे है। फिर अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स की बात करें तो लोवेस्ट ये 6.2 पे ट्रेड किया है, और आज की डेट में 8.7 पे है। तो हायर हायर जरूर है, लेकिन फिर भी काफी कम है एज कम्पेयर टू, अगर हम ये देखें टॉप में, अगर पी देखें तो टॉप में पी 72 गया था, जो कि आज 53 के आसपास है। अगर हम पी बी प्राइस टू बुक देखें तो 14 टाइम्स गया था, जो कि आज 9 टाइम्स के आसपास है। अगर हम प्राइस टू सेल्स देखें तो टॉप में ये 11.8 12 टाइम्स के आसपास गया था, जो कि आज 8.7 के आसपास है। तो वैल्यूएशन सस्ते बिल्कुल भी नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मॉडरेट जरूर हो रहे हैं। अगर ये फिर से 45 की रेंज में आके वहां पे प्राइस कंसोलिडेट करता है, तो यह एक शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। उसके साथ ग्रोथ जरूर इंप्रूव होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ आज के डेट में काफी ज्यादा ऊपर नीचे है। किसी साल ज्यादा हो जाता है, किसी साल कम हो जाता है, किसी क्वार्टर में ऊपर होता है, किसी क्वार्टर में नीचे होता है। तो वो अगर रहेगा तो फिर उस हिसाब से वैल्यूएशन काफी हाई है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में भी देखें तो वैल्यूएशन सस्ते तो बिल्कुल भी नहीं है, अगर हम तीनों के बेस पे देखें। हालांकि एवरेज से कम जरूर आ गए हैं अगर हम प्राइस टू सेल्स और प्राइस टू बुक देखें, लेकिन फिर भी सस्ते नहीं है किसी भी एंगल से। और स्पेशली अगर हम ग्रोथ को कंसिडर करें तब तो और महंगे लग रहे हैं वैल्यूएशंस। तो ओवरऑल वैल्यूएशंस में हमारा व्यू ये है कि वैल्यूएशंस थोड़ा सा मॉडरेट हुए हैं एज कम्पेयर टू 1-2 साल पहले, लेकिन फिर भी सस्ते बिल्कुल भी नहीं है। उसका रीजन कहाँ पे है? है कि प्राइस ट्रेंड अगर हम देखें तो प्राइस ट्रेंड आज की डेट में नेगेटिव नजर आ रहा है हमें। तो यहाँ पे अगर हम इनका स्क्रीनर पे जाके, सॉरी, ट्रेंड लाइन पे जाके इनका अगर हम ये देखिए प्राइस ट्रेंड चेक करते हैं, तो ये देखिए पहले ये साइडवेज था, अब ये साइडवेज से डाउनवर्ड की तरफ चला गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हैवी वॉल्यूम्स देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे एक दो वीक में। तो उसका वो दर्शाता है कि इंडिविजुअल लेवल, सॉरी, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सेलिंग हुई है। तो सबसे बड़ा जो है कि प्राइस मोमेंटम में सबसे बड़ा रिस्क हमें लग रहा है कि प्राइस इज डाउनवर्ड्स, एंड बोथ द ईएमएस आर डाउनवर्ड्स एंड प्राइस इज बिलो बोथ द ईएमएस। तो अगर हम ईएमए 10 और ईएमए 21 की बात करते हैं, अगर आप 200 डेज मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज की भी बात करें, तो ये उसी तरीके का से है कि अगर 30 वीक ले लें या 10 वीक ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से प्राइस जो है वो दोनों जो मूविंग एवरेजेस है उनके नीचे है, और मूविंग एवरेजेस दोनों नीचे को जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ग्रीन लाइन जो है ये ईएमए 10 है, यानी कि 10 वीकली मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उसके बाद अगर हम जो रेड लाइन है वो है 21 वीकली मूविंग एवरेज। तो दोनों जो की एवरेजेस है वो डाउनवर्ड्स है, प्राइस उसके नीचे है। वॉल्यूम्स अगर आप देखें नीचे वॉल्यूम्स बार ये वाली जो है, तो ये देखें 2-3 बहुत ही बड़े हैवी वॉल्यूम्स के साथ फॉल हुआ 2-3 वीक्स में रिसेंटली। पिछले अगर हम 10-15 वीक्स की बात करें 2-3 महीने में, तो ये दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे सेलिंग हो रही है। फिर उसके बाद अगर हम देखें आरएसआई जो है वो 50 से नीचे है, जो दिखाता है कि आज का जो मोमेंटम है वो काफी वीक नजर आ रहा है कंपनी का।
फिर अगर हम बात करें क्या कॉजेज हैं इस वीक मोमेंटम के, तो सबसे पहला तो हाई वैल्यूएशन, जो कि हमने बात किया कि यहाँ पे अगर हम देखें पी पे, प्राइस टू अर्निंग्स पे, तो 72 टाइम्स का था ये 2024 में। उसके अब ये मॉडरेट हो रहा है प्राइस करेक्शन और अर्निंग ग्रोथ की वजह से। और इसके अलावा अगर हम दूसरा फैक्टर देखें वो है वो पुअर ग्रोथ। तो पुअर ग्रोथ जैसा कि मैंने बात किया कि ग्रोथ में काफी ज्यादा ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है। जब भी किसी कंपनी में इस तरह की लंपीनेस होती है तो उसका स्टॉक प्राइस चलना बहुत मुश्किल होता है। अगेन अगर आने वाले 3-4 क्वार्टर 5 क्वार्टर में ये थोड़ा स्टेबलाइज होना शुरू होती है ग्रोथ, तो शायद प्राइस भी स्टेबलाइज हो जाए। लेकिन आज की डेट में प्राइस ट्रेंड बहुत ही वीक नजर आ रहा है हमें। तो लग रहा है कि प्राइस ट्रेंड शायद यहाँ से थोड़ा और करेक्ट प्राइस कर सकता है, क्योंकि प्राइस बहुत ही वीक नजर आ रहा है और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी सेलिंग चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी होल्डिंग में भी जाके देख सकते हैं कि, तो ये देखिए एफआईआई ने अपना सामान लगातार बेच रहे हैं। एफआईआई सितंबर 24 से लेके अगर आप देखें, सॉरी दिसंबर 24 से, तो पहली सेलिंग आई मार्च 25 में, फिर उन्होंने सेल किया जून 25 में। अब ये इनकी अगर होल्डिंग देखिए 25% से गिर के 21% हो गई है। हालांकि डीआईआईएस जरूर बाय कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईएस की सेलिंग जोरदार चल रही है। तो आज के दिन में अगर हम देखें तो सेलिंग प्रेशर स्टॉक पे काफी हाई है और इन फ्यूचर ये स्टॉक प्राइस को और नीचे ले जा सकता है। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा अगर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो चलिए अगर हम प्राइस ट्रेंड के बाद बात करें फ्यूचर ग्रोथ की, फ्यूचर जो डेवलपमेंट्स है उनकी, तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 1000 बेड लगाने का बाय FY29। 1000 बेड और, यानी कि आज की कैपेसिटी को बढ़ा के ये 3165 की कैपेसिटी ले जाना चाहते हैं FY29 तक। तो यहाँ से इन फ्यूचर कंपनी को और जो है एक्सपेंशन का जो लाइक और बेड्स कैपेसिटी जैसे बढ़ेगी तो कंपनी की कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इन फ्यूचर कंपनी यहाँ से और रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। उसके बाद दूसरा जो है ये एक्सपेंशन कर रहे हैं नई ज्योग्राफीज में। उसका रीज़न क्या है कि जो पुरानी आज की डेट में कंपनी की जो हॉस्पिटल्स हैं वो सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा फोकस्ड हैं, और इन फ्यूचर कंपनी धीरे धीरे गुरुग्राम में एक्सपैंड कर रही है, गुवाहाटी में एक्सपैंड कर रही है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफीज में एक्सपैंड कर रही है, ताकि ये जो बेंगलुरु और हैदराबाद से वहाँ से डिपेंडेंस थोड़ा कम कर सकें। फिर उसके बाद अगर हम बात करें मार्जिन में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ सकता है। जैसा मैंने बात किया कि जो नए हॉस्पिटल्स हैं इनके वो 44.3% की ऑक्यूपेंसी पे रन कर रहे हैं, जो मेच्योर हॉस्पिटल्स हैं वो 55.9% की ऑक्यूपेंसी पे। तो दोनों में ही चांस है ऑक्यूपेंसी बढ़ाने का, और अगर ये ऑक्यूपेंसी बढ़ती है तो इनके मार्जिन भी जरूर बढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करें इनका जो नया सेगमेंट इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है, बटरफ्लाई एसेंशियल्स, जिसमें ये लाइक नॉर्मल रिटेल प्रोडक्ट जैसे कि आई थिंक टिश्यूज़ वगैरह या कुछ कपड़े वगैरह या चाइल्ड केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कुछ ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, कुछ हो गया, तो वो सब बेचते हैं। तो उसमें भी इनको काफ़ी अच्छा सेल देखने को मिल सकता है। उसके बाद इनका जो नया रिसेंटली चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर इन्होंने खोला है, जो स्पेशलाइज्ड केयर है, जैसे कि जो स्पेशलाइज्ड चैलेंज बच्चे होते हैं उनके लिए, तो उस सेगमेंट से भी ये इन फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं। तो ये 3-4 ग्रोथ ड्राइवर्स हैं जो इन फ्यूचर इनकी ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया इनका जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो कम है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो इनका आरपोब और रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा। फिर अगर हम बात करें नई ज्योग्राफीज में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जब नए हॉस्पिटल्स लगाएंगे तो वहाँ से ये ग्रोथ कर सकते हैं। तीसरा, ये बेडिंग कैपेसिटी में 1000 बेड और ऐड करना चाहते हैं, यानी कि नियरली 50% एक्सपेंशन कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में, जो कि आज 2200 बेड्स के आसपास है। लेकिन ऑपरेशनल अगर हम देखें तो वो इससे कम है। लेकिन आज के डेट में 2200 बेड है और 1000 और ऐड करना चाहते हैं, यानी कि लगभग 3200 बेड तक ले जाना चाहते हैं आने वाले 3 से 3.5 सालों में। फिर अगर हम देखें तो इनके जो नए सेगमेंट्स हैं वो रिटेल सेगमेंट हो गया और चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर हो गया, तो उससे भी ये इन फ्यूचर अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये कुछ की डेवलपमेंट फैक्टर्स हैं जो इन फ्यूचर इनकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कुछ की रिस्क फैक्टर्स की, तो आज के डेट में जैसा मैंने बोला ऑक्यूपेंसी रेट्स कम है, तो ये एक डेवलपमेंट भी है और ये एक रिस्क भी है। उसका रीजन क्या है कि कंपनी एक्सपेंशन तो कर रही है, लेकिन आज के जो हॉस्पिटल है वो ही काफी लो कैपेसिटी पे रन कर रहे हैं। तो उनको अगर उनकी ऑक्यूपेंसी थोड़ी बढ़ा के फिर एक्सपेंशन करे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर सपोज कंपनी नया एक्सपेंशन बिठा लेती है और ये ऑक्यूपेंसी रेट उतनी तेजी से ग्रो नहीं करते, तो इनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर में और कॉस्ट ऐड हो जाएगी और इनके मार्जिन इन फ्यूचर इंपैक्ट कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है कि सपोज अगर कंपनी नया हॉस्पिटल बिठाती है या नए बेड्स लगाती
जाती है तो उसके लिए इनको डॉक्टर्स हायर करने पड़ेंगे, नया स्टाफ और जैसे नर्सेज हो गई या और मशीन्स लानी पड़ेंगी, तो उसका कॉस्ट पहले दिन से ऐड हो जाएगा और उसका रेवेन्यू पहले दिन से जब नहीं आएगा तो इनके जो मार्जिन है वो अपने आप कंप्रेस करेंगे। तो ये एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है। इसको आपको केयरफुली देखना है कि ये ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ने से पहले इतनी तेजी से एक्सपेंशन क्यों करना चाहती है मैनेजमेंट। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है पूछने के लिए। फिर अगर हम बात करें डिपेंडेंसी ऑन सदर्न स्टेट्स कुड आल्सो बी could also lead to higher competition, like could also lead to cost pressure because of higher competition in those geographies। तो अगर कंपनी एक ज्योग्राफी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है तो उसमें अगर कोई भी नया कॉम्पिटिटर आता है तो किसी भी वजह से अगर कॉस्ट प्रेशर आता है कि कंपनी को अपनी सर्विसेज के लिए पैसा थोड़ा कम करना पड़ता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगेन कंपनी की जो सर्विसेज है वो काफ़ी नीश हैं और काफ़ी स्पेशलाइज्ड हैं, जो कि हमें उनके आरपो और उनके मार्जिन से पता चलता है। तो शायद ये एक रिस्क फैक्टर उतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये इन फ्यूचर एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। फिर सबसे बड़ा जो मेरे को रिस्क लग रहा है वो है वैल्यूएशंस और ग्रोथ रेट्स का। तो वैल्यूएशंस जो है वो हालांकि 3 साल के एवरेज के आसपास आ गई हैं, 3 साढ़े 3 साल के एवरेज के आसपास, लेकिन ग्रोथ रेट में काफ़ी लंपीनेस है, उस वजह से वैल्यूएशन आज भी हाई है। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन आज 20 के या 25 के मल्टीपल पे आ गया है या प्राइस टू सेल्स में वो 3-4 टाइम्स आ गया है, तो थोड़ा रीजनेबलनेस की तरफ आ गया है। आज भी वैल्यूएशन 8-9 टाइम्स प्राइस टू सेल्स है और 50 टाइम का पीई है, तो वो सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ग्रोथ रेट स्टेबलाइज नहीं होते हैं तो वैल्यूएशन का रिस्क काफी बड़ा हो सकता है और यहां से प्राइस और काफी बड़ा हिट ले सकता है। अगेन ऐसा होगा कि नहीं होगा, नो वन नोज कि अगर ग्रोथ इंप्रूव हो जाती है, ऑक्यूपेंसी रेट इंप्रूव हो जाते हैं, मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं, तो शायद वैल्यूएशन यहाँ से एक्सपेंड भी कर जाए, नो वन नोज दैट। लेकिन आज के डेट में ये एक रिस्क फैक्टर जरूर है जो आपको दिमाग में रखना है। और साथ में अगर आप प्राइस ट्रेंड देखें तो वो भी नेगेटिव है, तो वो उस इस रिस्क में और ऐड कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बार बार चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स काफी हावी रही हैं जो भी रिसेंटली फॉलो है। तो ये दिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस अपना सामान बेच रहे हैं। तो अब जब ऐसा होता है तो काफी लंबे टाइम के लिए स्टॉक साइडवेज चला जाता है या यहाँ से सिग्निफिकेंट करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ की रिस्क फैक्टर्स थे जो आपको दिमाग में रखने हैं अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो ये आपको दिमाग में जरूर रखना है। फिर अगर हम आ जाते हैं वीडियो की समरी पे, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे को जो लग रही है कंपनी में, तो मार्जिन काफ़ी स्ट्रांग है जो कि दिखाता है कि कंपनी काफ़ी स्पेशलाइज्ड काम करती है। और उसके बाद रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी स्ट्रांग है, डिस्पाइट कंपनी ने रिसेंटली एक्सपेंशन किया है उसके बाद भी इनके रिटर्न रेशियोज जो है मिड टीन टू 20% के आसपास हैं, जो कि काफ़ी सॉलिड नजर आते हैं। तो रिटर्न रेशियोज और मार्जिन हमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कैश फ्लोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश फ्लोज बहुत ही सॉलिड है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैश फ्लोज अगर आप देखें हॉस्पिटल्स में आई थिंक इनके ही होंगे। उसके बाद डेट लेवल पे देखें तो कंपनी डेट फ्री है। तो फंडामेंटल्स में ये 3 सेगमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन सुपर, रिटर्न्स बहुत, रिटर्न रेशियोज जो हैं, एफिशिएंसी जो दिखाते हैं, आरओई और आरओसी हो गए, वो बहुत ही सॉलिड है। कैश फ्लोज कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं, डेट फ्री है कंपनी, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो रियल प्रॉब्लम है वो हमें है पुअर ग्रोथ एंड लंपी ग्रोथ। तो ग्रोथ लेवल पे अगर आप देखें तो पैड लेवल और रेवेन्यू लेवल पे जैसा हमने देखा कि काफी वॉलेटाइल ग्रोथ है, कभी किसी साल 50% का ग्रोथ है, फिर अगले साल 5% का। तो जब भी ऐसा होता है तो फिर हाई वैल्यूएशन जो है वो डबल रिस्क फैक्टर हो जाते हैं। तो उसके बाद अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें वो तो एक रिस्क फैक्टर है ही, लेकिन अगर हम पुअर ग्रोथ के साथ वैल्यूएशंस को कंपेयर कर दें तो ये एक डबल रिस्क हो जाता है। जैसा कि हाई ग्रोथ और चीप वैल्यूएशन को हम डबल इंजन का स्टॉक बोलते हैं कि पी एक्सपेंशन भी होगा और ग्रोथ भी आएगा, उसी तरह ऐसे स्टॉक को हम डबल इंजन का स्टॉक बोलते हैं लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ पुअर रहता है तो वैल्यूएशन जो आज 50 का पी है हो सकता है कल को ये 35 का भी हो जाए, नो वन नोज दैट। तो ये एक रिस्क फैक्टर जो आपको दिमाग में जरूर रखना है जब आप किसी भी इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो और तीसरा जो इसमें एक और एडिशन हो जाता है वो है नेगेटिव प्राइस ट्रेंड। तो ये तीनों फैक्टर मिलके काफी डेडली कॉम्बिनेशन है मेरे हिसाब से। अगर स्टॉक के प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं आती है तो ये एक लाइक आई डोंट नो कि कितना यहाँ से गिर सकता है, नो वन नोज दैट। क्योंकि एक अच्छे कैश फ्लोज है इनके पास, डेट फ्री कंपनी है, फ्यूचर में अच्छे प्रोस्पेक्ट है, तो शायद उतना गिरे ना, लेकिन शायद ये साइडवेज चला जाए लंबे समय के लिए। और उसके बाद अगर आप उसमें ऐड कर दें कि इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं तो वो ये तीनों फैक्टर्स को और जूम आउट करके दिखाता है। तो पुअर ग्रोथ, हाई वैल्यूएशंस और नेगेटिव प्राइस ट्रेंड मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इस स्टॉक में। तो अगर आप इस स्टॉक को लेने की सोच रहे हैं तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप वेट करें कि स्टॉक थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, थोड़ा एक बेस बनाए और उसके बाद अगर आप लें
तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज के डेट में रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ उतना अच्छा आ नहीं रहा है। नया एक्सपेंशन और लेके आ रहे हैं, अगर नया एक्सपेंशन आया तो जो रिटर्न रेशियोज़ इनके अच्छे दिख रहे हैं वो भी थोड़े गिर जाएँगे, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर रहेगा इन फ्यूचर। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब यहाँ पे प्राइस में थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा आज के डेट में अगर हम देखें तो मेरे को ट्रेंड काफ़ी वीक नज़र आता है। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी मैंने बोला है ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है तो नीचे गिरेगा, या हो सकता है यहाँ से स्टॉक दोबारा चल जाए, कोई पॉजिटिव कल को अनाउंसमेंट आ जाए तो यहाँ से स्टॉक दोबारा चलने लग जाए, नो वन नोज दैट। लेकिन आज के डेट में ये कुछ बड़े की रिस्क फैक्टर्स हमें नजर आ रहे हैं। तो चलिए, इसके साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कंपनी के बारे में कुछ नया पता लगा है, उस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं आपके लिए ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पे एनालिसिस लेके आता रहूँगा, ताकि आप उस स्टॉक के बारे में, जो आपको कई बार नई चीज़ें हमें पता चलते हैं कि हमने वो चीज़ नहीं सोची होती, हमको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, तो वो आपको मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।